पाकिस्तान में सीनेट इलेक्शन संपन्न हो गए। सीनेट इलेक्शन 48 सीटों के लिए हुए थे, जो कि पाकिस्तान की टोटल सीनेट सीटों का आधा है। टोटल पाकिस्तान में 96 सीनेट सीट है, जिसको अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया की राज्यसभा से, तो इंडिया की राज्यसभा में जो आमतौर में जो अपर हाउस कहा जाता है, उसमें जो मेंबर चुन के आते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से चुन के आते हैं। जिस राज्य में जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा मेंबर राज्यसभा में चुन के आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 1 प्लेस में, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं। जबकि पाकिस्तान में इससे अलग है। पाकिस्तान का जो मॉडल है वो यूएस के बेस में आधारित है। वहाँ पर हर राज्य को बराबर सीटें मिली हुई है। जैसे 4 राज्य है पाकिस्तान में, सबको बराबर सीटें मिली हुई है। अगर टोटल देखा जाए तो सब राज्यों को 23 सीटें मिली हुई है, और जो इस्लामाबाद कैपिटल है उसको 4 सीटें मिली हुई है। तो अगर टोटल करें तो 96 सीटें बन जाती है। तो पाकिस्तान का जो सीनेट इलेक्शन है वो यूएस के बेस में आधारित है। दूसरा, जो वोटिंग पैटर्न होता है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम के आधार में होता है। जैसे इंडिया में भी राज्यसभा का इलेक्शन प्रोपोर्शनल सिस्टम में होता है। इसमें होता ही है कि कोई जैसे एक असेंबली में जब वोट होता है तो जो मेंबर है एमएलए, वो एक लिस्ट में अपना जो चॉइस है उसको लिखते हैं। फर्स्ट चॉइस उनका क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, ऐसे करके जब उनके चॉइस के आधार में जो फर्स्ट चॉइस उनकी होगी उसको उनका वोट गिना जाता है। अगर कोई कैंडिडेट पास हो जाता है, उसको मेजोरिटी से ज़्यादा वोट मिल जाती है, तो फिर जो कैंडिडेट के लिए जिस कैंडिडेट को दूसरा प्रेफरेंस मिली है एमएलए द्वारा, उसको फिर जो मेजोरिटी जो पा चुका है उसका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इंडिया के आधार में ये सिस्टम। और तीसरा ये है कि इसमें जैसे इंडिया में राज्यसभा के चुनाव में एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी जो वहाँ के सीनेट इलेक्शन है वहाँ पर उनके जो प्रोविंसेस है उसके एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो 48 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है, तो ये 3 साल बाद फिर से 48 सीटों के लिए मतदान होगा। तो इस आधार में जो सीनेट के जो सदस्य हैं उनका जो 6 साल का उनका पीरियड है, उस 6 साल तक वो सीनेटर रहते हैं। इंडिया में भी 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, लेकिन इंडिया में हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो हिसाब से 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। पाकिस्तान में हर 3 साल में 1/2 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। 48 सीटें का जो इस बार चुनाव था वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान में जितने सीनेटर जो कैंडिडेट खड़े हो रखे थे अनअपोज वो जीत गए, तो उसमें इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी फिर वहाँ पर। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इस समय वहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर रिजर्व मेंबरों को अभी तक शपथ नहीं दिलाई गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जब तक इनको शपथ नहीं दिलाई जाती तब तक ये यहाँ पर हम जो सीनेट इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। बाकी जो बचे हुए 2 राज्य है पंजाब और सिंध, उसमें सीनेट के इलेक्शन हुए थे। तो 11-11 सीटों में इलेक्शन हुए थे। पंजाब के में 11 सीटें और जो सिंध है उसमें भी 11 सीटें। तो जहाँ तक बात है कि पंजाब में कुछ सीटें अनअपोज जीत गए थे कैंडिडेट, लगभग 5 सीटों में इलेक्शन हुए। अब बचे हुए 6 सीटों में अनअपोज जीत गए थे। तो 5 सीटों में सब में पीएमएलएन पार्टी ने उसमें जीत ली है। उसने वहाँ पर वाइट वॉश कर दिया, 500 सीटें जीत गई। जबकि सिंध में 9 सीटें पीपीपी ने जीती, 1 सीट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीती और 1 सीट इंडिपेंडेंट फैसल वावड़ा के पास चली गई। तो इस तरह से जितने भी 19 सीटों में जो इलेक्शन हुआ था, लगभग 11 हुआ और 5 16 सीट और 3 इस्लामाबाद की सीट, तो कुल मिलाकर 19 सीटों में जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें सब में कोलिशन जो इस समय रूलिंग गवर्नमेंट है उसने वाइट वॉश कर दिया, उसने यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया। और ये एक अच्छी बात मान सकते हैं हम कोलिशन गवर्नमेंट के लिए। उनकी एक बीच में एक सहमति बनी थी जिस कारण उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी और जीत गए। पीटीआई को यहाँ पर काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इस समय अपोजिशन पार्टी है। उसे निराशा, एक कारण उसकी बड़ी ये निराशा की कि खैबर पख्तूनख्वा जो उसके वहाँ पर उसका सरकार है पीटीआई का, वहाँ पर उसको 2/3 बहुमत मिली है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाए। तो इस कारण उसके यहाँ पर लगभग 11 में से 9 सीटें लगभग उसका जीतना पक्का था, तो 9 सीटें उसे नहीं मिल पाई। अगर वो 9 सीटें जीत जाते तो वो सीनेट की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसकी 29 सीट हो जाती, जो कि अभी नहीं है। तो
यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़र्व सीट है जो आमतौर में पाकिस्तान की पार्टियों को बढ़ती है, जो उनको सीटें मिली है जनरल सीटें, उसके आधार में ये रिज़र्व सीटें मिलती है। यानी जनरल सीट जैसे केपी में पीटीआई सबसे ज़्यादा जनरल सीटें जीत के आई थी, तो उसको रिज़र्व सीट भी सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि पीटीआई ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, तो उस वजह से जो इलेक्शन कमीशन है उसको इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी के रूप में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये इंडिपेंडेंट चुन के आए तो हम इनको रिजर्व सीटें नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रिजर्व सीटें केवल पार्टी को मिल सकती है। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहती है? इलेक्शन कमीशन ये सब जो रिजर्व सीटें खैबर पख्तूनख्वा की टोटल 23 असेंबली सीटें जो रिजर्व है, इसको दूसरी छोटी छोटी पार्टियों में बांटना चाहती है। पीटीआई को एक भी सीट नहीं देना चाहती। तो पीटीआई ने यहाँ पर क्या करा उसने, क्योंकि सरकार उसकी है, स्पीकर उसका है, जब तक स्पीकर नहीं कहेगा तब तक असेंबली को बुलाया नहीं जा सकता है। जब तक असेंबली नहीं बुलाई जाएगी तब तक मेंबर भी शपथ नहीं ले सकते। तो पीटीआई ने एक रणनीति अपनाई, उसने कहा बुलाती नहीं असेंबली को जब तक। उसने पेशावर हाई कोर्ट में ये याचिका भी डाला की है। उसने कहा कि हम जब तक ये याचिका के ऊपर कुछ फैसला नहीं आ जाता तब तक हम असेंबली को बुलाएंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उनको लेटर लिखा था, बोला था कि आप असेंबली बुला दीजिए, नहीं तो सीनेट के इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ेगा। फिर भी पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा की सरकार है उन्होंने नहीं बुलाया असेंबली सेशन को, जो जिस कारण इलेक्शन वहाँ पर पोस्टपोन हो गए। अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाकई इलेक्शन कमीशन ने ये एक इम्पार्शियल फैसला लिया क्या? उसने इसमें भेदभाव किया? क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे उसमें रिजर्व सीटें भरी नहीं गई थी, फिर भी वहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन कराए गए थे। तो पीटीआई का कहना यही है कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन जब बिना रिजर्व मेंबर द्वारा हो सकते हैं, रिजर्व सीट के मेंबर कई स्टेट में उन्होंने शपथ नहीं ली थी, फिर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन जब हो सकते हैं तो सीनेट के इलेक्शन भी बिना रिजर्व कैंडिडेट के हो सकते हैं। इसमें क्या बुरा है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं है बात। तो पीटीआई ने ये कहा कि सीधे सीधे हमारी सीटें कम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर ये रिजर्व मेंबर इनको शपथ मिल जाती है तो ये फिर किसको देंगे वोट? पीटीआई के खिलाफ देंगे वोट सीनेट में, और पीटीआई के 1-2 सीनेट की सीटें कम हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा से। तो फिलहाल जैसे कि ये जो मामला है पेशावर हाई कोर्ट में जा रखा है, और उसके बाद इसमें देखते पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला तो सुना दिया था। उसने कहा था कि ये जो सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जिसमें उसने ये सीटों को दूसरी छोटी पार्टियों में बांटने का फैसला लिया था, वो फैसला सही है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन उसके बाद रिव्यू पिटीशन जा रखी है, और रिव्यू पिटीशन में भी वहाँ पर सुनवाई हो रही है। बहुत जल्दी जब उनका फैसला जाएगा तो मजबूरन अगर वो फैसला दोबारा से पहले वाला जो फैसला है उसी के आधार में आता है, तो मजबूरन जो खैबर पख्तूनख्वा सरकार है उसको असेंबली सेशन बुलाना पड़ेगा और इन मेंबरों को शपथ दिलानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। तो इस वजह से फिलहाल ये खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट है वो पोस्टपोन है, कुछ महीनों बाद हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्शन हो जाए।